नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल साइंस के लिए। जी हाँ, यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्ज़ाम में जनरल साइंस किस लेवल का आता है और एनसीईआरटी उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे विद्यार्थियों का मानना है कि एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं या नहीं आते हैं। तो मेरा अपना ये व्यक्तिगत अनुभव है पढ़ाने का और क्वेश्चन ट्रेंड देखा हुआ है, तो उससे पता चलता है कि यूपीएससी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं उनमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आपने अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम का पेपर देखा होगा, लगातार आप पीसीएस के एग्ज़ाम्स भी देख रहे हैं, राजस्थान पीसीएस का एग्ज़ाम देख रहे हैं, एमपी पीसीएस का पेपर भी आप देख रहे हैं। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जाते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को मिलाकर के अगर आप पढ़ते हैं तो आप बेहतर आपकी तैयारी होती है, बेहतर कॉन्सेप्ट बनते हैं और आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाते हो। रही बात यूपीएससी की, तो यूपीएससी का जो ट्रेंड है, अगर 2013 से लेकर के 2022 के प्री तक का अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो आप इसमें पाते हैं कि जनरल साइंस का वेटेज नहीं है, 0 के बराबर है। जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीज़ें नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना है या बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ना है। आप जब आईएएस की तैयारी करते हैं तो पहला आपका काम ये होना चाहिए कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके वो स्ट्रांग होने चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने के लिए सबसे जो एक बेसिक जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, मान लो क्वेश्चंस यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है फिजिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस, एक कोई ग्रेविटेशनल वेव से क्वेश्चन आ जाता है, या पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन आ जाता है, या टेलीस्कोप से कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपको टेलीस्कोप ऑप्टिक्स की अगर जानकारी नहीं है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बनते हैं, उसमें ऑप्टिकल जो थ्योरी है वो कैसे एप्लीकेबल होती हैं, लेंस क्या होते हैं, फोकल लेंथ क्या होती है, पावर क्या होती है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आप उस प्रश्न को आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये पूछ क्या रहा है, और आपको बहुत ऊंचे दर्जे की पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है। तो मेरा सही विद्यार्थियों से मानना है कि 2 से 3 महीने में आपका एनसीईआरटी तैयार हो जाता है। पहले आप एनसीईआरटी को चीज़ों को अच्छे से समझ लो, इसके बाद आप अपनी तैयारी पर आओगे तो आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। आप अपनी बातों को अपने लेवल पर अच्छे से आप रख सकते हो, ये मेरा मानना है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी खास करके साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 9th एंड 10th की जो एनसीईआरटी है उसमें कौन कौन से टॉपिक सब हमको चैप्टर पढ़ने हैं और उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किस एग्ज़ाम के लिए कितना वो वेटेज ला सकते हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्लास 9th में फिजिक्स के, जिसमें हमने एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक की, तो एनसीईआरटी में जो पहला टॉपिक है वो है मेजरमेंट्स। बिना मेजरमेंट्स के आपका फिजिक्स का बेस तैयार नहीं होगा। पैमाना, मापन आपको पढ़ना होगा, और मापन के जो मेज़रमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, मेज़रमेंट्स के जो बेसिक सिस्टम हैं, एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एसआई सिस्टम है, ये आपको बेसिक समझना होगा। इंडियन इंस्ट्रूमेंट मेज़रमेंट के सिस्टम कौन कौन से थे, अब क्या हैं, तो एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा या न पूछा जाए उससे बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना है। इजिप्टियन एंड अदर प्रोमिनेंट मेज़रमेंट सिस्टम क्या हैं, मॉडर्न मेज़रमेंट सिस्टम क्या हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि एसआई यूनिट सिस्टम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट, जो मेज़रमेंट के जो स्टैंडर्ड हैं उनको कौन मेंटेन करता है, नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेज़रमेंट क्या है, कैसे काम करता है, इंडिया में मैट्रिक सिस्टम इस्टेब्लिश कब हुआ, किसने किया,
ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जाननी होंगी। मुश्किल से ये आधे घंटे में आपकी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे मेजरमेंट में ही आप देखते हैं तो आप जब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं, लाइट ईयर की बात करते हैं, आप जब बात करते हैं चंद्रशेखर लिमिट की बात करते हैं, आप जब नैनो में जाएंगे 10⁻⁹ नैनोमीटर, आप जब जाते हैं पिको में, आप जाते हैं 10⁻12 मीटर में, एंगस्ट्रॉम में जाते हैं, तो यानी कि आपको मेज़रमेंट का डेली आप यूज़ करते हो। जैसे मान लो कि आप सरकारी नौकर में जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको मेज़रमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेज़रमेंट की आपको एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट, इसलिए इसका एक बेसिक जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए, उसको आपको करना है। इसके बाद टॉपिक आता है मोशन। अब मोशन टॉपिक इम्पॉर्टेंट कई तरीके से है, कई तरह के व्हीकल्स आ रहे हैं। आप स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, वहाँ पर सैटेलाइट कैसे लॉन्च करते हैं, कैसे मूव करते हैं। अभी रोबोटिक्स जब आप पढ़ेंगे तो रोबोट्स में डायनेमिक्स और काइनामेटिक्स का कैसे यूज़ किया जाता है, उनका कैसे मूवमेंट किया जाएगा। इन सब चीज़ों की जानकारी आप तभी हो पाएगी जब आपको बेसिक मोशन की जानकारी होगी। मोशन क्या होता है, लिविंग में और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मोशन कैसे होता है, सीधी रेखा में मोशन कैसे होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, एक समान गति और विषम जो है गति में क्या अंतर होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेग में क्या, वेग किसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सीलरेशन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि त्वरण के बारे में आपको पढ़ना है। कैसे आप टाइम और स्पीड को, टाइम और वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को कैसे आप उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आपको जानना चाहिए, जो आगे चल करके आपको जो जब आप आगे जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फोर्स के बारे में। फोर्स, वैसे फोर्स जब हम पढ़ेंगे पार्टिकल फिजिक्स तो वहाँ बताएंगे फोर्स के लिए कौन से पार्टिकल जिम्मेदार हैं, पहला पार्टिकल यूनिवर्स में कौन सा बना जो फोर्स के लिए जिम्मेदार था, वो अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पर जो आपका एक मास ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगता है, पुश और पुल, उसकी बात करेंगे। बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड मास क्या होता है, दोनों डिफरेंस क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं, फ्रिक्शन घर्षण क्या होता है, हम चलते हैं तो चलने में फ्रिक्शन कैसे काम करता है, थ्रस्ट एंड प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है, प्रेशर फ्लूइड में प्रेशर क्या होता है, बयांसी क्या होती है, उत्प्लावन, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। कोई भी चीज़ पानी में क्यों डूब जाती है, क्यों तैरती है, यानी कि डेंसिटी पर का घनत्व क्या होता है, घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों को आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है 9th क्लास में ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप कैसे होता है, क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स, क्या होता है ग्रेविटी, क्या होती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस क्या है, फ्री फॉल क्या है, कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कब गिरता है, वेटलेसनेस क्या होती है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी जीरो क्यों होती है, उसका क्या मेन कॉज है, मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी कोई पार्टिकल मोशन में कैसे चलती है, मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या है, ये सब बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये 9th में आपको NCERT में आपको टोटल मिलेगा, इसको हम लोग कवर करेंगे। वर्क, पावर एंड एनर्जी की बात करते हैं, वर्क किसे कहते हैं, वर्क का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है, कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन कैसे किया जाता है, वर्क डन व्हेन द फोर्स इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब फोर्स जो है वो मोशन के डायरेक्शन के अलोंग नहीं होगी तो वर्क डन कैसे होगा, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के फॉर्म क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट बढ़ने पर
पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंसेस आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में एनर्जी का बदल जाना, कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में बदलती है, सिंपल पेंडुलम कैसे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पावर क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट जो होती है घरेलू जो बिजली यूज़ करते हैं उसकी यूनिट क्या होती है, ये सब जानकारी बेसिक आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हीट, ऊष्मा। हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मरकरी थर्मामीटर कैसे काम करता है, हीट एक तरह की एनर्जी है, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होती है, हीट इफेक्ट क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाओं में चेंज परिवर्तन कैसे होता है, लेटेंट हीट कैसे होती है, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। इन सब चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है। वेव मोशन की अगर बात करते हैं तो सिंपल पेंडुलम में वेव मोशन हार्मोनिक मोशन होता है जो ऑसिलेशन करता है। वेव मोशन क्या होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोनिक वेव्स क्या होती हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। साउंड, ध्वनि के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड के प्रोपगेशन का नेचर क्या है, साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पिच किसे कहते हैं, लाउडनेस किसे कहते हैं, क्वालिटी या टिम्बर किसे कहते हैं, ये किस पर आधारित होता है, डिफरेंट मीडियम में स्पीड की साउंड क्या कहाँ पे कितनी होती है, वैक्यूम में कितनी होती है, सॉइल में कितनी होती है, लिक्विड में, गैस में कितनी होती है, मानव के सुनने की रेंज किस वेव तक की होती है, उस फ्रीक्वेंसी कितनी हर्ट्ज की होती है, रिफ्लेक्शन जो साउंड का है वो कैसे काम करता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है रिफ्लेक्शंस के, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के, इको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, सोनार कैसे काम करता है, अल्ट्रासाउंड के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, इन सब चीज़ों को आपको बेसिकली पढ़ना है। तो ये आपका जो सिलेबस है ये 9th क्लास की NCERT की फिजिक्स का है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही हम बात करेंगे इसको टेंथ क्लास के NCERT के बारे में। तो 10th क्लास की जो NCERT है ओल्ड और न्यू, उसमें लाइट क्या होती है, नेचर, लाइट का नेचर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब जो उसकी नेचर होता है कैसे काम करता है, किसी चीज़ में कोई लाइट पड़ती है तो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे रिफ्रैक्ट होती है, कैसे एब्जॉर्ब होती है, लाइट का रिफ्लेक्शन प्लेन पर स्फेरिकल में पर कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिरर का मैग्नीफिकेशन कैसे काम करता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्शन बाय लेंसेस, लेंस पावर और मैग्नीफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन होते हैं उनके क्या क्या हमको जो दिखाई देते हैं दिन में, जैसे तारों का टिमटिमाना, सुबह और शाम के टाइम पे सूरज का लाल दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ये सब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के रीजन्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म के द्वारा जो हम लाइट को, वाइट लाइट को डालते हैं उसमें 7 रंग निकलते हैं, विबज्योर, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, प्राइमरी सेकेंडरी कलर क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ह्यूमन आई, डिफेक्ट आई एंड देयर करेक्शन कैसे हो सकता है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में डिफरेंस क्या होता है, इसको हमको देखना है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या होती है, विद्युत धारा का
हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर कैसे काम बनती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे काम करती है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनती है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या काम क्या होता है, किस चीज़ की बनी होती है, विद्युत धारा का केमिकल प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे काम करती है, इलेक्ट्रोप्लाइटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है जो आप काफ़ी चर्चा में आजकल है हाइड्रोजन सेल को बनाने में, या माइक्रोबियल जो आपका फ्यूल सेल बनाने में काम हो रहा है, ड्राई सेल कैसे बनता है, कैसे काम करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, मैग्नेट क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, जब किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप जो होते करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या प्रभाव पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सॉलिनॉइड में क्या प्रभाव पड़ता है, इन तीन चीज़ों को हमको पढ़ना है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड ले जाते हैं तो उस पर फोर्स अप्लाई होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन सब के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, एक बेसिक जानकारी हमको लेनी है। न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड फिजन एंड फ्यूज़न, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन क्या है, फिजन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, चेन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बनते हैं, न्यूक्लियर हैजर्ड्स एंड सेफ्टी मेजर्स को कैसे हम लोग मेजर करते हैं, इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है द यूनिवर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट यूनिवर्स का क्या है, सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, सन के बारे में जानकारी हमको, उसके सरफेस के बारे में, उसके इंटरनल के बारे में, सन की स्टडी के लिए अलग अलग जो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं उनके बारे में, जैसे आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा इंडिया के थ्रू, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में डिफरेंस क्या होता है, एस्टेरॉयड क्या होते हैं, मेटियोराइड्स क्या होते हैं, मेटियोर्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे लेकिन एक हल्की जानकारी आपको यहाँ पर लेनी होती है। स्टार एंड कंस्टिलेशंस क्या होते हैं, मिल्की वे गैलेक्सीज और अदर जो गैलेक्सीज हैं उनका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, और वर्तमान में जो भारत के इसरो या नासा या जक्सा या चाइना के द्वारा अलग अलग जो स्पेस एजेंसियाँ स्पेस एक्सप्लोरेशन कर रही हैं वो किस प्रकार से कर रही हैं, उसमें कौन कौन से टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स, कौन कौन से मिशन यूज़ किए जा रहे हैं, रिसेंट में जो किए जा रहे हैं उनकी जानकारी आपको बेसिक होनी चाहिए। तो ये कुछ 9th और 10th फिजिक्स के ये है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, कि किस तरह से हम लोग टॉपिक को उसको हम डिकोड करके आपको बताएंगे क्या क्या हमको बेसिक उसमें पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।